कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन हो गया को खो गो गोडो। कंठ्य व्यंजन कौन से हो गया? कंठ्य व्यंजन हो गया को खो गो गोडो। और तालव्य त ओ लेव्य तालव्य व्यंजन च छ ज ज ज। तालव्य व्यंजन त ओ लेव्य तालव्य व्यंजन हो गया च छ ज ज ज। मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ड ण। मैं ऊर्धन्य व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन हो गया ट ठ ड ड ण। दंत्य व्यंजन तो थ दो दो स। दंत्य व्यंजन हो गया तो थ दो दो स। तो थ दो दो स। ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब ब मैं। ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब ब मैं। ओष्ठ्य व्यंजन हो गया प फ ब ब मैं। वर्ण उच्चारण और वर्तनी। वर्ण उच्चारण और वर्तनी। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव विचारों को समझता है। अपनी भाषा को सुरक्षित रखने और काल की सीमा से निकलकर अमर बनाने की ओर मनीषियों का ध्यान गया। वर्षों बाद मनीषियों ने यह अनुभव किया कि उनकी उनकी भाषा में जो ध्वनि प्रयुक्त हो रही है उनकी संख्या निश्चित है और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। बाद में इन्हें उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। अलग अलग चिन्ह बना लिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए। और कंठ्य व्यंजन को खो गो गो ड़ो ये कंठ्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन च छ ज ज य। और उसके बाद है ट ठ ड ड ण त थ द द न प फ ब ब मैं य र ल व स स स ह। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर री है। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर री है। इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी में ड़ ड और अंग्रेजी से आगत आ ध्वनि प्रचलित है। से भिन्न है। ट ड से ट ड से भिन्न है। इसी प्रकार आ से भिन्न ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनको भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मूल स्वर या हर्षों स्वर कहलाते हैं। जैसे अ ई उ री। संधि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजातीय स्वरों एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं।
दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे ए प्लस ए आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ। संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों, विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए प्लस ई ए प्लस ए आई, ए प्लस ए आई, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ औ। लोप स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, लोप स्वर कहलाते हैं, जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। स्वरों का उच्चारण उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। अगर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है, अगर स्वर कहलाते हैं। अगर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है, अगर स्वर कहलाते हैं, जैसे ई आई, ए आई। अगर स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है, अगर स्वर कहलाते हैं, जैसे ई ए आई। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे ए। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ऊ ओ औ। इसके अतिरिक्त एंग ध्वनियाँ हैं, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोग वाहक कहा है, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती, व्यंजन कहलाती है, जैसे क प्लस ए। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती, बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती, व्यंजन कहलाती है। क प्लस ए होगी, क प्लस ए। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित हैं। सप्रस व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को सप्रस करता है, सप्रस व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मैं तक 25 व्यंजन सप्रस हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से ड़ तक क वर्ग, च से य तक च वर्ग, ट से ण तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग और प से मैं तक प वर्ग। अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है। अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। न और मैं अनुनासिक व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्महाट, गर्म गरमहाट या सुसराट सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स और है
ऊष्म व्यंजन है। स और है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुसराहट सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स है ऊष्म व्यंजन है। विक्षेपित व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। उत्क्षेपित व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क प्लस अक्ष, त प्लस रत्र, ज प्लस ज और स प्लस रस्र व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजनों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन दी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन दी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कंठ्य व्यंजन जिन व्यंजन उच्च ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पीछे भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, कंठ्य ध्वनियां व्यंजन कहलाते हैं। को, खो, गो, गोड़ कंठ्य व्यंजन है। तालु व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। तालु व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, तालु व्यंजन कहलाते हैं। च, छ, ज, य और स, य तालु व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कठोर तालु के मध्य का भाग मुर्दा कहलाता है। मूर्धन्य व्यंजन कठोर तालु के मध्य का भाग मुर्दा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मुर्दा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टो, ठो, डो मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन दंत्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, स दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब में ओष्ठ्य व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब में ओष्ठ्य व्यंजन है। दंत्योष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, दंत्योष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। वह अंत्योष्ठ्य व्यंजन है। वर्तेष्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूडों का स्पर्श करती है, वर्तेष्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, र, ल, जैसे न सवर्यंतरमुखी या काकल्य व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से सवर्यंतरमुख में संघर्ष उत्पन्न करती है, सवर्यंतरमुखी व्यंजन कहलाते हैं। सवर्यंतरमुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे है। उपयुक्त 8 वर्गों के विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित है। गोस्तव के आधार पर गोस्त का अर्थ है सवर्यंत्रियों में ध्वनियों का कंपन। सवर्यंत्रियों में ध्वनि का कंपन। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि और उनके रूप यानी कि करसी, कृषक, करैसी, कृषि हो गया। कृषि है। ई की मात्रा न होने चाहिए। कौशल्या अद्वितीय हो गया। अद्वितीय।